दिखाई उड़ान। नमस्कार साथियों, मैं मोनिका ठाकरे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल करियर गाइड में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही खास हस्ती से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम है मृणाल ढोबड़े। दोस्तों, मृणाल अभी अभी पायलट बनी है और मृणाल एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करती है और एक बहुत ही छोटे से गांव की लड़की है। ज्यादातर मध्यम वर्गीय जो पेरेंट्स होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि पायलट बनना एक आम व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि पायलट बनने के लिए न केवल कड़ी मेहनत, बुद्धिमत्ता, साहस, धैर्य और काफी सारे पैसों की आवश्यकता होती है। यही वजह होती है कि मध्यम वर्गीय पालक और उनके बच्चे पायलट बनने का सपना नहीं देख पाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, गिरकर संभल हो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। और आज हम मृणाल का ये जो संघर्षमय प्रेरणादायी सफर है उससे जानने वाले हैं कि कैसे हर कोई अपना सपना पूरा कर सकता है। मृणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। कुछ दिन पहले ही आपके मम्मी के साथ हमने एक पॉडकास्ट किया जिसमें हमने आपके सफलता की यह प्रेरणादायी जो स्टोरी है वो सुनी है। ये जो सफर है आपका हमने सुना है। आज हम जानने वाले हैं आपके मुख से कुछ खास बातें जिससे कि हमारे जो दर्शक है वो एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन और एनर्जी आज के इस वीडियो के अंत तक जरूर लेके जाने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि आखिर कौन है ये मृणाल? मृणाल, आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो जैसे कि आपने मेरा नाम बता दिया है, मेरा नाम मृणाल दिनेश ढोबले है। मैं एक बहुत ही साधारण लड़की हूँ। आप जैसे व्यूअर्स जो आप मुझे देख पा रहे हैं अभी, उन्हीं में से एक हूँ। और मैं एक छोटे शहर जिसका नाम मौदा है वहाँ से बिलोंग करती हूँ। ये महाराष्ट्र स्टेट में नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मेरा एजुकेशन 10th तक यहीं पे हुआ है, भारतीय विद्या भवन स्कूल, ये मेरे स्कूल का नाम है। इसके बाद मैंने 11th 12th हैदराबाद श्री चैतन्य से किया। उसके बाद वहीं पे रुकना तो था नहीं और बनना था तब एस्ट्रोनॉट। तब पापा को कहा कि पापा एरोस्पेस इंजीनियरिंग करवानी है। तो उसके बाद मैंने गीतम यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। फिर वहीं पे और रुकना नहीं था, पायलट बनना था। तो उसके बाद मैंने इंडिगो कैडेट प्रोग्राम में एनरोलमेंट किया और अभी मैं फिलहाल एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस हूँ। तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन सिर्फ मेरा है, बट मैं अपने फैमिली के बिना अधूरी हूँ। तो मेरे पापा एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं और उनका नाम दिनेश ढोबले है। मेरी मॉम जो है वो एक छोटा बिजनेस है उनका, क्लोथिंग स्टोर कह सकते हैं आप। और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम भार्गवी ढोबले है, जो कि होटल मैनेजमेंट में उन्होंने डिग्री ली है और अभी वो IT में जॉब कर रही है। तो ये मेरी फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अभी मुझे लग रहा है कि इंट्रोडक्शन पूरा हुआ है। राइट। मृणाल, मुझे बताइए कि क्लास 12 के बाद अगर किसी को पायलट बनना है तो उसके लिए कंप्लीट रोड मैप क्या होगा? ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पायलट बनना तो चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि पायलट एक्चुअली बना कैसे जाता है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। ये आप प्लीज आज हमारे व्यूअर्स को पूरा एक्सप्लेन करके बताइए। जरूर। तो पायलट बनने के लिए सबसे पहली चीज़ अगर आपको कुछ चाहिए तो वो है जुनून कि मुझे पायलट बनना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन वाइज अगर हम देखें तो आपको 11th 12th में एटलीस्ट आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। और इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपका स्कोर होना चाहिए एटलीस्ट 55% के अबव, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर स्टूडेंट जो पायलट बनना चाहता है उसका होना चाहिए। उसके बाद आती है चीज़ एक कंप्यूटर नंबर। तो आपका जैसे ही 12th हो जाता है और आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स आपके आते हैं रिजल्ट्स, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं एक नंबर जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका खुद का होगा। सारी एविएशन एक्टिविटीज़ जो है, आपका मेडिकल, आपकी फ्लाइंग, आपके एग्ज़ाम्स सारे इस नंबर में स्टोर होते हैं। तो इसे कहते हैं कंप्यूटर नंबर। ये कंप्यूटर नंबर आपको DGCA पोर्टल में अप्लाई करना होता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं वो एक वैलिड पासपोर्ट, एक वैलिड आधार कार्ड, एक आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के, और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर।
तो ये सारी चीज़ों से आप कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर साइज में वो रिज़ल्ट आपका डिडक्ट करवाना होता है, क्योंकि उनके एग्जैक्ट साइजेस होते हैं 100 KB या 100 MB। उस हिसाब से आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं आपके सारे रिजल्ट्स और सर्टिफिकेट्स। उसके बाद आप जब ऑलरेडी फॉर्म भर चुके होते हैं ऑनलाइन, आपको ये सारे फॉर्म कुरियर के थ्रू DGCA के जगह पे जो है दिल्ली, तो वहाँ पे आपको कुरियर करने होते हैं। कुरियर करने के बाद वो लोग आपको ऑनलाइन बताते हैं कि हाँ, आपका कुरियर हमारे पास पहुँच गया है, और करीब करीब उसके 1 या 2 महीने में आपको पता चल जाता है कि आपका कंप्यूटर नंबर एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, और अगर रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट क्यों हुआ है। ये बहुत ऐसा समझिए कि एक बहुत स्ट्रगल का काम है कंप्यूटर नंबर मिलना, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपने कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे 3 अटेम्प्ट्स लग गए ये कंप्यूटर नंबर हासिल करने में। तो आपको बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है हर छोटी छोटी चीज़ों को लेके, आपके सिग्नेचर को लेके, आपके फोटोग्राफ को लेके। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप सारी चीज़ें विद इन द फॉर्मेट ही कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इसके बाद कंप्यूटर नंबर के बाद जैसे ही आपको कंप्यूटर नंबर मिल जाता है, नेक्स्ट होते हैं एग्ज़ाम्स। तो अब एग्ज़ाम्स ये मेनली 5 होते हैं इंडिया में। फर्स्ट है मेट्रोलॉजी, सेकेंड होता है रेडियो टेलीफोनी विच इज़ RTR, उसके बाद आता है एयर रेगुलेशंस, उसके बाद एयर नेविगेशन, और लास्ट में होता है टेक्निकल जनरल। इसमें से टफ एग्ज़ाम अगर किसी ने मुझे पूछा तो मैं ये बोलूँगी कि रेडियो टेलीफोनी और टेक्निकल जनरल, ये 2 एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ होती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा टफ मुझे लगती है कि RTR होती है, क्योंकि उसमें ओरल भी होता है और रिटन भी होता है, जो कि हर 3 महीने में अलग अलग सिटीज़ में कंडक्ट की जाती है। उसके बाद जैसे ही आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम के क्वालिफिकेशंस जो हैं, आप पास तभी होंगे जब आपको 70% के अबव स्कोर आएगा। तो आप जैसे ही एग्ज़ाम दे देते हैं, अगले 2 दिन में आपको पता चल जाता है कि आपको 70 के ऊपर मिला है या नीचे। आपको वैसे ही SMS के द्वारा वो लोग बताते हैं। एग्ज़ाम होने के बाद अब ये एग्ज़ाम्स, मतलब इसकी पढ़ाई कैसे करें। अब हम तो 12th पास हैं और हमें नहीं पता कि इसके एग्ज़ाम की पढ़ाई कैसे होती है, या एयर रेगुलेशंस क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है। तो इसके क्लासेस लिए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि पायलट बनना एक कोर्स है, ये एक डिग्री नहीं है या एक मास्टर्स नहीं है, ये एक फ्लाइंग कोर्स है जो आप कर रहे हैं, जिसमें एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत कम ऐसे क्लासेस हैं जो अवेलेबल हैं इंडिया में फ़िलहाल। सबसे ज़्यादा क्लासेस अगर कहीं फेमस है तो वो है दिल्ली में, बिकॉज आपको ये पता होगा कि दिल्ली सबसे बड़ा हब है एविएशन इंडस्ट्री का फ़िलहाल में इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा क्लासेस दिल्ली में पाई जाती हैं। अगर मैं और डिटेल में अगर इसके बारे में बताना चाहूँ तो दिल्ली में एक जगह है, उसका नाम है रामफल चौक, जहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको पायलट बनना है और आपको गाइडेंस चाहिए आपके क्लासेस के लिए, तो वहाँ पे ऐसे समझिए कि 50-60 क्लासेस हैं जो सिर्फ आपको यही सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं और आपके कंप्यूटर नंबर लेने में भी आपको हेल्प करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं और आपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिया है और आपको अभी नेक्स्ट पता करना है कि मैं फ़्लाइंग कहाँ से करूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इंडिया से करनी चाहिए या अब्रॉड से करनी चाहिए, और इंडिया और अब्रॉड में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप अब्रॉड में फ़्लाइंग करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 3 एग्ज़ाम्स देनी होती है, जो है मेट्रोलॉजी, एयर रेगुलेशंस और एयर नेविगेशन। आपको RT और टेक्निकल जनरल ये एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब्रॉड में नॉर्मली स्टूडेंट्स इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में अब वेदर विंटर, समर और रेनी सीज़न, ये काफ़ी वेरिइंग सीजन्स हैं। हर 3-3 महीने में वेदर चेंज होते रहता है। पोल्यूशन बहुत है, उसकी वजह से कभी कभी विजिबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसलिए इंडिया में फ़्लाइंग करना ये बहुत हेक्टिक हो जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप ऐसा समझिए कि अगर आप इंडिया में फ़्लाइंग करना भी चाहते हैं तो मिनिमम आपको एटलीस्ट
2 या 3 साल लग जाएंगे सिर्फ आपके कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने में। और अगर वही चीज़ आप अब्रॉड में करते हैं तो आप 1 से 1.5 साल में आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेके इंडिया वापस आ सकते हैं। और अभी रही बात फॉर एग्जांपल हाउ टू चूज़ अ एविएशन स्कूल फॉर यू। आपको अगर आप गूगल का तो ज़माना है ही, आप अगर गूगल सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी स्कूल्स के बारे में पता चलेगा जो इंडिया में भी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे नोटिस करना ये है कि उनके पास फ्लीट क्या है, वो कौन से एयरक्राफ्ट्स उड़ा रहे हैं और उनके पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं अवेलेबल। क्योंकि अगर आप ही मतलब आप सोच के देखिए, अगर 50 स्टूडेंट हैं और एक एयरप्लेन है अगर वो स्कूल के पास, तो एक स्टूडेंट को फ्लाई करने में कितना टाइम लग जाता होगा, दूसरा स्टूडेंट, फिर ऐसे 50 स्टूडेंट है जो वो एक ही एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले हैं। और एक दिन में आप ऐसा समझिए कि एक स्टूडेंट पायलट सिर्फ 6 से 7 घंटे एक प्लेन उड़ा सकता है, सनराइज से लेके सनसेट तक। तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए बहुत टाइम लगता है इंडिया में। वही अगर आप फॉरेन में देखें तो फ्लीट साइज करीब करीब ऐसा समझिए कि 30, 40, 50 का फ्लीट साइज होता है। और स्टूडेंट्स भले ही 80, 90 हो, तभी भी एटलीस्ट एक बच्चे के लिए या 2 बच्चे के लिए एक प्लेन अवेलेबल है, जिसका मतलब आपकी फ्लाइंग जल्दी होगी। बहुत सी जगह हैं जैसे फ्लोरिडा हो गया, उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऐसी जगहों में वेदर बहुत स्टेबल रहता है। तो ऐसी जगहों में अगर आप जाके फ्लाइंग ट्रेनिंग करेंगे तो आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग काफ़ी फास्ट हो सकता है। अब इंडिया में और फॉरेन में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। अगर मैं सबसे पहली बात कहूँ तो वो है पैसे फॉरेन में करने के थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली दूसरे देश में जा रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग करने के लिए आपका खाना वहाँ अलग होगा, रहना वहाँ अलग होगा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और स्पेशली वहाँ पे आप एडजस्ट कर पाओगे नहीं कि नहीं, ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इंडिया में आप फैमिली के पास रहोगे, कभी भी फ्लाई करके आप फैमिली के पास जा सकते हो। और पर बस प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में पैसे थोड़े कम लगेंगे बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें इक्वल ही हो गई। अगर आपको अब्रॉड से करना है तो आप थोड़े जल्दी कर सकते हैं, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर आप एटलीस्ट वापस आके जॉब लेके उतने कमा भी सकते हैं। अगर इंडिया में अगर आपका उतना बजट नहीं है और मतलब आप बिल्ड कर रहे हो आपके पैसे और एक साथ आपके पास इतना अमाउंट है नहीं अवेलेबल, तो आप इंडिया में कीजिए ताकि आप एटलीस्ट सेव भी कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स को एक मौका मिल जाता है पैसे सेव करने का और आपकी ट्रेनिंग भी साइड बाय साइड होते रहती है। अब नेक्स्ट चीज़ है कि ये फ्लाइंग स्कूल्स तो आप मतलब आप गूगल करके हर फ्लाइंग स्कूल को कॉल भी कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कैडेट प्रोग्राम, जिसका मैं एक हिस्सा हूँ। तो जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी तब मैंने दोनों चीज़ें कंपेयर की थी कि एक इंडिगो कैडेट प्रोग्राम क्या होता है या एक जनरली कैडेट प्रोग्राम क्या होता है और एक प्राइवेट स्टूडेंट मैं कैसे बन सकती हूँ। आपको मैंने अभी तक जो भी बताया है वो एक प्राइवेट स्टूडेंट के बारे में था। इंडिगो कैडेट प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है या फिर एक जनरल कैडेट प्रोग्राम, बिकॉज इंडियन एयरलाइंस में एयर एशिया, स्पाइस जेट, ये और 2 एयरलाइंस हैं जो कैडेट प्रोग्राम्स रखती हैं। अब इसमें खास बात ये होती है कि ये एक एयरलाइन है और इन्हें पायलट्स तो चाहिए। अब ये पायलट्स ये लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम हमारे मर्जी से कोई फ्लाइट स्कूल में स्टूडेंट्स को भेजें और वो क्वालिटी की फ्लाइंग स्कूल हो तो हमें क्वालिटी स्टूडेंट्स मिलेंगे और क्वालिटी पायलट्स मिलेंगे। तो इन्होंने एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें यही लोग आपको पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ये लोग आपका कंप्यूटर नंबर में आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपको फ्लाइंग कहाँ से करनी चाहिए। इन लोगों के प्रॉपर प्लान्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि आपका लाइसेंस कन्वर्जन कैसे होगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और उसी के बाद टाइप रेटिंग कौन से एयरक्राफ्ट पे होगी और आप कैसे सारी चीज़ें। तो ऐसे समझिए आप यही लोग आपको एक पूरा रोड मैप दे देते हैं और आपको बताते हैं कि इतने समय में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और आप जॉब पे लग जाएंगे। बस इसमें एक छोटा सा क्लॉज है, छोटा नहीं मैं ये कहूँगी बहुत बड़ा क्लॉज है कि काफ़ी पैसे लग जाते हैं ये कैडेट प्रोग्राम करने में। जैसे आप अगर मैं बजट के बारे में बोलूँ तो एक प्राइवेट स्टूडेंट सारी चीज़ें, लाइसेंस कन्वर्जन, उसकी ट्रेनिंग, उसकी एग्ज़ाम्स, सारी चीज़ें पकड़ के करीब आप ऐसे समझ लीजिए कि 60 to 65 लाख
रुपीज़ में सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट अगर वही आप कैडेट प्रोग्राम के अगर रेट देखेंगे, आप अगर इंडिगो कैरियर्स में जाके देखें या स्पाइस जेट कैरियर्स में जाके देखें, तो इनके रेट्स ऑलमोस्ट 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट डबल द प्राइस है जो आप पे कर रहे हैं एक प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। बस इसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि आपकी जॉब सिक्योर है, क्योंकि अब आप मुझे डेफिनेटली ये पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि अगर जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो कैडेट प्रोग्राम में जाना चाहिए या मुझे जॉब मिल सकती है एक प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। अब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एयरलाइंस कितनी है इंडिया में। अभी फिलहाल रनिंग एयरलाइंस अगर आप देखेंगे तो वो है इंडिगो, अकासा जो नई आई है, जो अभी अभी लॉन्च हुई है, उसके बाद स्पाइस जेट, उसके बाद एयर इंडिया और एयर एशिया। सो हमारे पास गिन चुन के, विस्तारा और एक एयरलाइन है, तो हमारे पास गिन चुन के करीब 6 to 7 एयरलाइंस हैं जो साल भर में वैकेंसीज निकालती हैं। बट आप अगर सोच के देखेंगे तो सिर्फ 7 ही एयरलाइंस हैं। अगर हम एक इंजीनियरिंग जॉब के लिए जाते हैं या एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, हम हैं स्टूडेंट्स होते हैं 1000, पर कंपनीज भी आती हैं 100-150। अब आप यही सोचिए कि एक पायलट के लिए सिर्फ वो 6 एयरलाइंस या 7 एयरलाइंस में जॉब ढूंढना ये एक बहुत मुश्किल बात है। और ये समझ के कि आपने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सोच के, मतलब नींद नहीं आती कभी कभी कि ये सोच के कि जॉब लगेगी कि नहीं। ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अभी एयरलाइंस का जो मार्केट है काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी सारे एयरप्लेन्स इन्होंने खरीदे हैं, तो डेफिनेटली ये समस्या आगे चल के ना हो, मैं इसी की प्रार्थना करूँगी। बट फिलहाल के लिए यही समस्या है और इसी से हमें डील करना है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक पेरेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना कि बच्चों को मतलब रिस्क पे छोड़ दें कि सिक्योर रखें। अब अगर सिक्योर रखना है तो 1 करोड़ पे करना पड़ेगा, और अगर रिस्क पे ही छोड़ देना है तो 60-65 लाख में हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है दोनों की। तो यही एक कॉन्टेम्पलेशन है जिसमें एक स्टूडेंट और पेरेंट्स दब जाते हैं, फंस जाते हैं और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट मैं यही बोलूँगी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप माइंड में रख सकते हैं। आपका उतना बजट अगर है तो डेफिनेटली आप जाइए ये कोर्स के लिए, बिकॉज मैं ये बोलूँगी कि भले ही आपका कोर्स 65 लाख का है और या 1 करोड़ का है, जैसा जो भी आप लेना चाहते हैं, आप जैसे ही एयरलाइन में लग जाते हैं वैसे ही आपका जो सैलरी है वो करीब 2-2.5 लाख से शुरू होता है। ये मैं रिवील नहीं कर सकती एग्जैक्टली कि अमाउंट क्या होता है, बट 2-2.5 लाख से शुरू होता है। और कैप्टन आप जाते जाते, जैसे कैप्टन बनने के लिए करीब 3 से 4 साल लग जाते हैं। वो एयरलाइन पे डिपेंड करता है अगेन कि आप कौन से एयरलाइन पे हैं, कितना वहाँ पे बैकलॉग है पायलट्स का। पर पायलट जनरली अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो मिनिमम 2 से 3 साल जॉब में आप 7 to 8 लाख पर मंथ आराम से कमा लेते हैं। तो जो लोन है आप ऐसा समझिए कि 1 से 2 साल में आप प्रॉपर्ली पे कर सकते हैं। बट ये कहना बहुत मतलब आसान है मेरे लिए, बट जो पैसे इकट्ठा करना है पेरेंट्स का काम, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पैसों को लेके, और मैंने क्या स्ट्रगल किया है, मेरे क्या चैलेंजेस हैं, हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे आगे। जैसे हमने अभी डिस्कस किया फ्लाइंग स्कूल्स के बारे में, इंडिगो कैडेट प्रोग्राम के बारे में। इसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल फॉरेन में फ्लाई करके आ रहे हैं फॉरेन से, तो सबसे पहली चीज़ आपको इंडिया में आके जो करनी पड़ती है वो है लाइसेंस कन्वर्जन। तो आपको आपका जो भी लाइसेंस होता है आपको ये कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं साउथ अफ्रीकन लाइसेंस लेके अभी यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने साउथ अफ्रीका में फ्लाई किया है, मुझे एक साउथ अफ्रीकन कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया में आके कोई भी प्लेन उड़ा सकती हूँ। मुझे ये लाइसेंस, साउथ अफ्रीकन लाइसेंस, पहले कन्वर्ट करना होता है इंडियन लाइसेंस में। उसी के बाद जब मेरा लाइसेंस आ जाता है तभी मेरा इंडियन कमर्शियल पायलट लाइसेंस मेरे हाथ में, जो कि इंडियन एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये कैसे करते हैं, तो आपको इसके लिए भी DGCA पोर्टल में फॉर एग्जांपल
जैसे मेरा अभी साउथ अफ्रीकन लाइसेंस होगा, तो मैं डीजीसीए पोर्टल में अप्लाई करूंगी कि मुझे एक कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन के लिए आपको एक स्कूल की ज़रूरत होती है, अगेन फ्लाइंग स्कूल इंडिया में। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 15 आवर्स के चेक्स देने पड़ते हैं। चेक्स मीन्स ऐसे समझ लीजिए आपकी परीक्षा। तो आपकी परीक्षा होगी, वो देखेंगे कि आप केपेबल हैं, आप सच में फ्लाई कर सकते हैं ये प्लेन जो आप उड़ा के आए हैं, कि आपने जिस फेक सर्टिफिकेट्स दिए हैं। तो ये चेक करने के लिए वो लोग चेक राइड्स रखते हैं आपके, जो एटलीस्ट 15 आवर्स की होती हैं। उसी के बाद आप सारे पेपर वर्क वो स्कूल से लेके आपका लाइसेंस लेके आप डीजीसीए पोर्टल में अप्लाई करते हैं लाइसेंस कन्वर्जन के लिए, और करीब करीब 1 से 2 महीने में आपका लाइसेंस आपके यहाँ पे आपके घर पे आ जाता है। अब मैंने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी थी बीच में कि मेडिकल्स ये एक बहुत चैलेंजिंग और मैं ये बोलूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक पायलट करियर का। मेडिकल ये क्लास 1 और क्लास 2 में डिवाइडेड है। तो आप जब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्लाइंग करना, आप एक स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होल्ड करते हैं अपने लिए, जिसके साथ आप फ्लाई करते हैं। इसके साथ साथ आपका एक वैलिड क्लास 2 मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। क्लास 2 मेडिकल ऐसा समझिए कि फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिकल है, जिसमें बहुत नॉर्मल टेस्ट होती हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ईसीजी हो गया। आप नॉर्मल बॉडी चेकअप, होल बॉडी चेकअप होता है। जब आपको ये सारी चीज़ें एविएशन डॉक्टर्स कर सकते हैं, तो आप अगर डीजीसीए पोर्टल में जाएंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें सारे डॉक्टर्स का नाम होता है जो भी अप्रूव्ड हैं, जिनके पास आप जाके आपका क्लास 1 और क्लास 2 मेडिकल्स कर सकते हैं। एक क्लास 1 मेडिकल तब होना चाहिए जब आपको एक कमर्शियल पायलट बनना है। तो जैसे ही आप क्लास 2 मेडिकल करते हैं, आपको क्लास 1 फिर करना पड़ता है। आप जैसे ही क्लास 1 होल्ड करने लग जाते हैं, क्लास 2 की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, जो है 2 साल के लिए वैलिड। क्लास 1 की जो वैलिडिटी होती है, क्लास 1 में होता है एक इनिशियल और एक रिन्यूअल। तो क्लास 1 की वैलिडिटी वैसे तो 5 साल की होती है, बट आपको हर साल जिस तारीख को आपने वो मेडिकल किया है, उसको वो तारीख से लेके अगले साल के तारीख तक आपका वो मेडिकल वैलिड होता है, और आपको अगले साल फिर सिर्फ रिन्यू कराना पड़ता है। अब इनिशियल में बहुत सारी टेस्ट होती हैं, पूरा ही फुल बॉडी चेकअप होता है, आपका ऑडियो चेक होता है, आपकी आई साइट चेक होती है, आपका हार्ट चेक होता है, सोनोग्राफी होती है फीमेल्स के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें चेक होती है, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका बीएमआई। आपको सारे कैटेगरीज में फिट करना होता है क्लास 1 इनिशियल के लिए, जो कि थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग है और पूरा दिन लग जाता है कभी कभी ये टेस्ट करने में। रिन्यूअल में आप सिर्फ बेसिक टेस्ट करते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, आपका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं वो लोग, और यूरिन टेस्ट, और नॉर्मली आपका बीपी चेक करना, नॉर्मली जो एक डॉक्टर चेक करता है डेली चेकअप के लिए। तो इसको कहते हैं रिन्यूअल, जो हर 5 साल हम रिपीट करते हैं, और 5 साल के बाद आपको तुरंत वापस इनिशियल करवाना होता है। तो ये हो गया मेडिकल, और हमने बात कर ली लाइसेंस कन्वर्जन की। अब आता है एंड पार्ट की, अब मैंने लाइसेंस तो कन्वर्ट कर लिया, मेरे पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। अब मैं कैसे अप्लाई करूं, और क्या मुझे टाइप रेटिंग करनी है, क्या होता है ये टाइप रेटिंग, और किस में करते हैं ये टाइप रेटिंग, ये हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास अगर कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो अब सबसे पहली अगर मैं एक स्टूडेंट पायलट हूँ और एक प्राइवेट स्टूडेंट पायलट लाइसेंस अगर होल्ड करती हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगी वो है मैं हर एयरलाइन में जाके, हर एयरलाइन के कैरियर्स में जाके चेक करूँगी कि क्या वो एयरलाइन सीपीएल होल्डर्स को ले रही है। अगर वो सीपीएल होल्डर्स को ले रही है तो मैं डेफिनेटली टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अप्लाई करूँगी उसके लिए, और देखूँगी कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब काफ़ी एयरलाइंस ये होती हैं कि वो सीपीएल होल्डर्स लेती हैं या फिर टाइप रेटेड होल्डर्स लेती हैं, तो बहुत डिफरेंस है ये दोनों में। टाइप रेटिंग अभी हम समझेंगे। टाइप रेटिंग एक ऐसी रेटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आप साइकिल चलाते हैं। अब आप साइकिल चलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूटी भी चला सकते हैं, क्योंकि दो अलग अलग व्हीकल्स नहीं है। सेम वैसे ही प्लेन्स में अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्लेन्स होती हैं। छोटे एयरलाइंस होती हैं जो छोटा प्लेन चलाती है, जैसे एटीआर हो गया। उसके बाद बड़े एयरलाइंस हैं जो बड़े प्लेन्स चलाती है, या फिर एक ही एयरलाइन बहुत सारे प्लेन्स अलग अलग रखती है अपने पास। तो काफ़ी सारे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो उन्हें कहते हैं एयरबस A320, एयरबस A330, एयरबस A350। ये डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एयरक्राफ्ट हैं। तो जैसे मैं एयरबस A320 पे अगर टाइप रेटिंग करती हूँ, तो मैं
A350 नहीं उड़ा सकती, बिकॉज उसके एवियोनिक्स काफ़ी अलग हैं A320 से। और आपको, अगर आपने एक कॉकपिट देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, हर स्विच, हर बटन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये सिस्टम। तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको A320 अगर उड़ाना है तो आप कोई भी प्लेन वर्ल्ड में उड़ा पाओ। तो हर कैटेगरी ऑफ प्लेन की एक रेटिंग होती है जिसको हम कहते हैं टाइप रेटिंग। तो आप क्या करते हैं टाइप रेटिंग में, कोई भी टाइप रेटिंग इंस्टीट्यूट को आप कांटेक्ट करते हैं आपके CPL आने के बाद। वो लोग आपको पूछते हैं कि आपको कौन से प्लेन में टाइप रेटिंग लेनी है। आप अपने हिसाब से, आपको आपका जैसा भी सपना है, जैसे किसी किसी का सपना होता है उनको बोइंग उड़ाना है या एयरबस उड़ाना है, उस हिसाब से आपके बजट के हिसाब से आप फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी टाइप रेटिंग लेनी है। आप उनको वैसे बताते हैं। और ये टाइप रेटिंग जनरली होती है एक सिमुलेटर सेशन में। तो एक काफ़ी बड़ा रूम होता है सिमुलेटर के साथ। तो इसमें आप 2 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं। आप ओरिजिनली एक एयरक्राफ्ट नहीं फ्लाई करते हैं इसमें, बट अगर आप सिर्फ एक गूगल सर्च करें सिम सेंटर एयरबस या बोइंग का, तो आपको पता चलेगा कि ये एक सेंटर बना हुआ है जिसके अंदर आप जाते ही एक कॉकपिट सेटअप होता है। तो आप जैसे ही वो सीट पे बैठते हैं आपको यही लगता है कि आप ओरिजिनली एक प्लेन फ्लाई कर रहे हैं। तो ये कॉस्ट कम करने के लिए, इफ़िशिएंट बनाने के लिए पायलट्स को किया जाता है। इसमें इमरजेंसी ड्रिल्स प्रैक्टिस की जाती है जो ओरिजिनली एक एयरक्राफ्ट में नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हो गया इंजन फेलियर या फिर गेयर प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें, फेलियर्स उसमें आपको पढ़ाई जाती हैं टाइप रेटेड बनाने से पहले। जैसे ही आपका टाइप रेटिंग आ जाता है वैसे आप कहलाते हो एक A320 टाइप रेटेड पायलट। तो जैसे भी एयरलाइन का रिक्वायरमेंट होता है आप उस हिसाब से अप्लाई करते हैं। वो एयरलाइन आपको पूछती है कि आपका CPL है या टाइप रेटिंग है, उस हिसाब से आप उनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं और जो प्रोसेस है आगे वो बढ़ती है। तो ये पूरा एक रोड मैप है जो आप सुन के ऐसे समझ सकते हैं कि इसी तरीके से एक पायलट सोचता है। और ये सारी चीज़ें, स्टेप्स होती हैं जिससे हम पायलट बन सकते हैं। आपने सच में इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन दी कि आज अगर कोई व्यूअर देख रहा है हमें, कोई ऐसा स्टूडेंट की जो पायलट बनना चाह रहा है, तो उसके सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपने आज दूर कर दिए हैं। मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप कोचिंग के बारे में कह रहे थे, तो क्या कोचिंग लगाना ज़रूरी है? कितना रोल प्ले करती है स्टडीज़ की स्ट्रैटेजी फिक्स करने के लिए ये कोचिंग क्लासेस, और कितना खर्चा आ जाता है अगर हम कोचिंग लगाते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी होती है? तो देखा जाए तो कोचिंग 50% रोल प्ले करती है, मैं ऐसा कहूँगी। क्योंकि काफ़ी जगह पे हम 11-12 तो करते हैं, बट हमें नहीं पता होता है कि मेट्रोलॉजी कैसे पढ़ते हैं या एयर रेगुलेशंस क्या होता है। जिसकी बुक्स आती हैं आप वो बुक्स खरीद के भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बट 50% अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप के पास कम टाइम है तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि आप कोचिंग लें। और कोचिंग का खर्चा हर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, बट अगर हम पूरे सब्जेक्ट्स को एक साथ देखें तो करीब 3 से 3.5 लाख रुपए लग जाते हैं पूरे सब्जेक्ट्स सीखने। क्या आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं जब ये एग्ज़ाम्स दे रही थी तब 2 एग्ज़ाम्स मैंने इनमें से जॉब करते करते दिए हैं। तो मैंने 2 एग्ज़ाम्स बिना कोचिंग के दिए थे, जो था मेट्रोलॉजी और एयर रेगुलेशंस। बट एयर नेविगेशन ये सब्जेक्ट जो है ये काफ़ी वास्ट है, तो मैंने इसके लिए हेल्प ली थी और मैंने इसके लिए कोचिंग क्लासेस ली थी। जॉब करते करते मतलब एग्जैक्टली कौन सा जॉब कर रहे थे आप? मैं उस टाइम पे, एक कंपनी है बायजूस जिसमें मैं जॉब कर रही थी, बिकॉज उस टाइम पे कोविड का टाइम। बायजूस को तो हर कोई जानता है और बायजूस में जॉब करते करते आपने जो पायलट की एग्जाम्स होती है जो कि वो अपने आप में काफी टफ होती है, और बायजूस की जो जॉब है वो भी अपने आप में वो भी काफी टफ है। तो 2 टफ चीजों को आप एक साथ लेकर चल रहे थे, ये बहुत ही सराहनीय बात है आपके विषय में। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे आप कह रहे थे कि अब्रॉड में अगर हम फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमें रहने और खाने का जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा खर्चा आता है, इसलिए अब्रॉड में जो फ्लाइंग है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर फ्लाइंग स्कूल की फीस की अगर बात करें तो क्या डिफरेंसेस है अब्रॉड की स्कूल्स में और इंडिया की स्कूल्स में?
देखिए, इसमें ऐसा है कि फ्यूल के चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जब आप फ्लाई करते हैं तब डेफिनेटली फ्यूल एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है। जब आप 1 घंटा भी फ्लाई करते हैं तो आप ऐसा समझिए 50-50 किलो का आप फ्यूल ले जा रहे हैं, और आप उतना मतलब वेस्ट करके आ रहे हैं एविएशन आपको सीखने के लिए। तो डेफिनेटली इंडिया में कॉस्ट अलग है, बाकी अदर कंट्रीज में अलग है। कंपेयर आपको ये डेफिनेटली गूगल से करना पड़ेगा। जैसे साउथ अफ्रीका में जितना मुझे पता है, फ्यूल के रेट ऐसे समझिए आप कि पर आवर के फ्यूल के रेट, मतलब फ्लाइट के रेट है 17,000, तो वही अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 21,000 तक जाता है। तो ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की मैं बात कर सकती हूँ, बट अगर आप कोई ऐसे जगह पे जा रहे हैं जैसे दुबई या फिर दोहा, अगर आप ऐसे जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो मतलब फ्यूल का कुछ मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सस्ता होता है वहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि आप जो फ्लाइंग स्कूल में जा रहे हैं उनका कॉस्ट क्या है। तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा खुद, हर स्कूल को लेके जहाँ आप जाना चाहते हैं, और फिर ही आप डिसाइड कर सकते हैं। आपने मेडिकल की बात की थी, जब हम रोड मैप के बारे में बात कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप, तो मेडिकल ये कौन सा स्टेप है? मतलब कि कंप्यूटर नंबर के बाद करना है या एग्जामिनेशन के बाद करना है? एग्जैक्टली मेडिकल क्लास 1 क्लास 2 जो आप कह रहे थे। हाँ, तो मेडिकल जैसे अब अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने बहुत सेफ प्ले किया था, क्योंकि मुझे पहले जानना था मैं मेडिकली फिट हूँ कि नहीं पायलट बनने के बाद। तो मैंने जब मेरा कंप्यूटर नंबर मैंने अप्लाई किया था, मैंने उसके पहले ही मेडिकल अपना क्लास 2 किया था, जो आप कर सकते हैं। तो आपको बस टेस्ट करके वहाँ पे रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, वो वैलिड 2 साल के लिए होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने 2 साल का वक्त खरीद लिया था कि 2 साल मेरे पास है जिसमें मैं कंप्यूटर नंबर कर सकती हूँ, मैं अपनी एग्जाम्स कर सकती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं फिट हूँ कि नहीं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अगर आप चाहते हैं, मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप सबसे पहले मेडिकल करवाएं और देखिए कि आप सच में फिट हैं कि नहीं पायलट बनने के लिए, और उसके बाद आप सारी चीज़ें कंटिन्यू करें। अच्छा, एलिजिबिलिटी और फिटनेस की अगर हम बात करें तो इसमें आईसाइट का क्या क्राइटेरिया होता है कि जैसे किसी को स्पेक्स लगा हुआ है तो क्या वो पायलट बन सकते हैं? और नेक्स्ट थिंग, जैसे हाइट की अगर बात करें, हाँ, तो हाइट का क्या क्राइटेरिया है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। मुझे बहुत सवाल आते हैं मुझे इस क्वेश्चन को लेके। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसाइट की। तो आईसाइट, काफ़ी लोग बोलते हैं कि पायलट्स चश्मा पहन रहे हैं तो मतलब वो उनको पावर नहीं होना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आपको आईसाइट भी है, अगर आपको चश्मा भी लगा है, आप तब भी पायलट बन सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आईसाइट बस आपका 6/6 होना चाहिए विथ द स्पेक्स। मतलब आप जो ग्लासेस पहन रहे हैं आप वो ग्लासेस पहन के जाइए डॉक्टर के पास, और उस ग्लास से आपको 6/6 विजन दिखना चाहिए, बस वही रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा ऐसा कोई रूल नहीं है। बस हाँ, ये है कि आपके आई में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई साइट के अलावा, पावर के अलावा, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पेक्स है कोई दिक्कत नहीं, आप पायलट तभी भी बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने हाइट के बारे में पूछा था। ये सवाल मुझे को बहुत आता है क्योंकि मैं सिर्फ 5 फुट की हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि हाइट का ऐसा कोई भी रोल नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि आप इतने से हो, आप कैसे पायलट बन सकते हो, क्योंकि पायलट तो बहुत लंबे होते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा मिथ है। इनफैक्ट मेरे से छोटे भी पायलट्स हैं एयर इंडिया में, मैंने देखा था एक बार एक फ्लाइट में, और तभी मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब मैं भी बन सकती हूँ पायलट। तो फ्लाइट में, कमर्शियल पायलट में अगर मैं बात कहूँ तो हाइट की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस आप जब सीट एडजस्ट करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में या एवियोनिक्स में, तो वो सीट ऐसी एडजस्ट होती है कि आप साइड में, मतलब सामने और पीछे की तरफ भी वो मुड़ सकते हैं, और सीट ऊपर या नीचे भी होती है, तो वो एडजस्टेबल होती है। तो आप जब एक एयरलाइन में फ्लाई करना शुरू करते हैं तो आपकी वो सीट एडजस्ट करके मिलती है आपको। तो उसका एक नंबर होता है कि ये साइड में ऐसा नंबर है, ऊपर ऐसा नंबर है। तो आप बस नंबर डाल दीजिए, आप प्रॉपर आपकी सीट में आपके आई साइड से देख सकते हैं। वाकई में मुझे भी ये सवाल आ रहा था, और आपको देख के एक मराठी कहावत मुझे याद आ रही है। कहते हैं मूर्ति लहान आणि कीर्ति महान। तो वाकई में आप जब से आप पायलट बनी हैं, और आपकी मम्मी के साथ भी जब मैंने पॉडकास्ट किया तो उस पर भी इतने सारे कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, जहां वहां आपकी ही प्रशंसा हो रही है और आपने काम ही कुछ ऐसा किया है।
अब एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने जो स्टेप बाय स्टेप रोड मैप हमें बताया, उसमें क्या पायलट की मेंटल स्टेबिलिटी या जो इमोशनल स्टेट होती है उसे भी चेक करने के लिए कोई चीज, जैसे कुछ एग्जाम वगैरह फेस करनी होती है? डेफिनेटली होती है। इनफैक्ट आप जब एक एयरलाइन में जाते हैं तो आपकी हर मतलब एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है ये, बट हर 3-3 महीने में या 6-6 महीने में आपकी एक एग्जाम होती है जिसे हम कहते हैं साइकोमेट्रिक एग्जाम। तो इस एग्जाम ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है जिसमें ऑलमोस्ट आप ऐसे समझ लीजिए 200 क्वेश्चंस होते हैं और एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीकों से फ्रेम करके आपके सामने दिखाया जाता है, ये जानने के लिए आप कितना सच बोल रहे हैं। और वो टेस्ट से पता चल जाता है कि आप मेंटली कितना स्टेबल हैं और आप सच में मतलब ये एनवायरनमेंट, ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट आप फेस कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन अगर ये टेस्ट लेना चाहते हैं तो काफ़ी वेबसाइट्स है जिसमें फ्री अवेलेबल है। तो आप सिर्फ टाइप कीजिए साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पायलट्स और आपके सामने बहुत सारी लिंक्स आ जाएंगी। आप ट्राई कर सकते हैं कोई भी एक लिंक पे क्लिक करके कि आपका स्कोर क्या आता है। लाइक मॉक टेस्ट? हाँ, मॉक टेस्ट की तरह। ओके। फिलहाल आपने जैसे स्टेप बाय स्टेप रोड मैप हमें एक्सप्लेन किया कि पहले 12th के बाद कंप्यूटर नंबर लेना होगा, फिर एग्जाम्स देनी होगी, मेडिकल करना पड़ेगा, फिर फ्लाइंग ट्रेनिंग। तो इसमें कोई इंटरव्यू वाला भी स्टेप होता है या फ्लाइंग ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट जॉब? तो इसमें 2 तरीकों से, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम एक प्राइवेट स्टूडेंट हो सकते हैं या एक कैडेट प्रोग्राम में एक स्टूडेंट हो सकते हैं। तो कैडेट प्रोग्राम में ये होता है कि जैसे ही आप उसके लिए अप्लाई करते हैं आपके इंटरव्यू ऑलरेडी इंडिगो के साथ शेड्यूल होता है और वही आपका इंटरव्यू पार्ट होता है। बट एक प्राइवेट स्टूडेंट के लिए आप ऐसे समझिए कि इंटरव्यू तभी होगा जब एयरलाइन आपको बुलाएंगी और वो आपका इंटरव्यू ही पहले शेड्यूल करेंगी देखने के लिए कि आपकी फ्लाइंग आवर्स कितने हैं, आप रिक्वायरमेंट्स मीट कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। तो या जैसे आप कह रहे थे कि आपने साउथ अफ्रीका से अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया और अब आपका जो लाइसेंस है वो आपको अभी इंडिया का बनाना होगा और उसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो फिर से 15 आवर्स का फ्लाइंग एक टेस्ट के रूप में आपका लिया जाएगा, ठीक है? तो 15 आवर्स का जो फ्लाइंग का ट्रेनिंग होगा या जो टेस्टिंग होगा उसका जो खर्चा है वो खुद एयरलाइन कंपनी करती है या हमें खुद करना होता है? अगर आप ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट हैं जो अब्रॉड फ्लाइंग करके आ रहे हैं इंडिया में, तो आपको खुद का ही कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा बिकॉज जो एयरलाइन है वो इंडियन कमर्शियल लाइसेंस चाहती है, वो साउथ अफ्रीकन कमर्शियल लाइसेंस नहीं चाहती क्योंकि आप इंडिया में फ्लाई करने वाले हैं। तो आपको खुद का वो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा 15 आवर्स का फ्लाइंग के लिए। तो वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल की प्राइस क्या रहेगी। बट जैसे मैं एक कैडेट प्रोग्राम में हूँ तो वो ऑलरेडी इनबिल्ड है मेरे कोर्स में कि मुझे कन्वर्ट करना ही है, तो ऑलरेडी वो कन्वर्जन मेरा होगा उसी कैडेट प्रोग्राम में। तो अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपको टेस्ट से गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप कैडेट प्रोग्राम में हैं तो वो ऑलरेडी मतलब ईदर वे आपको करना ही है। जैसा कि आपने पायलट की जॉब के बारे में इनसिक्योरिटी की बात की थी, तो इसके अलावा और क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं एक पायलट की जॉब में? सैलरी से रिलेटेड या फिर लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जो भी उनका रूटीन होता है उससे रिलेटेड क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ताकि एक स्टूडेंट जो पायलट बनने का सोच रहा है वो एक सही डिसीजन खुद के लिए ले सके, खुद की एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेंथ को और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए। तो प्रोज और कॉन्स काफ़ी हैं एविएशन करियर में। स्पेशली काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि एक पायलट का फिक्स शेड्यूल नहीं होता, वो सबसे बड़ा कॉन है। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्स बिकॉज हम पहले डिस्कस करेंगे क्यों नहीं करना चाहिए और फिर डिस्कस करेंगे कि क्यों करना चाहिए, ताकि आपको इम्पोर्टेंस पता चले नहीं करने का भी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या कौन मैं बोलूँगी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है ना एक पायलट बनने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है ये कि आप मतलब सिर्फ 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इंजीनियरिंग का कोर्स करवा रहे हैं। काफ़ी पैसा लग जाता है ये कोर्स करने में और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। अगर आप एक प्राइवेट पायलट है तो आपको पता भी नहीं होता है कि आपको सच में जॉब लगेगी एक एयरलाइन में कि नहीं। उसके बाद मैं बोलूँगी कि स्ट्रेस बहुत रहता है। आप ये सोचिए कि आप एक पायलट हैं और कैप्टन हैं आप एक प्लेन के, जिस प्लेन में 180 पैसेंजर आपके पीछे बैठे हैं
और सबके लाइफ की जिम्मेदारी आप पे है। अगर आज वो आप प्लेन सही से लैंड नहीं करते हैं और भगवान ना करे कुछ हो जाता है वो प्लेन को, या शायद उसके गेयर नहीं निकल रहे हैं, या इंजन फेल हो गया, कुछ भी हो जाता है, तो सारी जिम्मेदारी वो 30 सेकेंड में वो कैप्टन को अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए वो 180 पैसेंजर्स के बारे में सोच के एक डिसीजन लेना होता है। और ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। जितना आसान ये बोलना है, ये बहुत मुश्किल है करना। और इसी के लिए पायलट्स को ट्रेन भी किया जाता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक इंजन फेलियर में है तो आपको 30 सेकेंड्स में कैसे वो सिचुएशन हैंडल करना है, और पैनिक ना करते हुए कैसे सारे लोगों की जान बचानी है। तो आप ऐसे समझिए कि आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं आपके देश की तरफ, आपके देश के लोगों की तरफ। और ये एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब हो जाता है, स्पेशली तब जब आप कमर्शियली फ्लाई कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक पता है, नॉर्मली अगर आप बहुत डोमेस्टिक प्लेन्स देख लेते हैं, एयरलाइंस देख लेते हैं, वो अपने पायलट्स को जनरली 4 सेक्टर्स फ्लाई करवाते हैं। 4 सेक्टर्स मतलब आपको करीब करीब 4 लैंडिंग करनी होती है। तो आप समझिए, आप पूरे दिन में 24 घंटे में 4 बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं आपके लाइफ में जहाँ आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं। और इसके वजह से फटीग भी बहुत होता है, आप बहुत थक जाते हैं मेंटली। बहुत कुछ ना करते हुए भी आपको बहुत कुछ करना होता है। ऐसे समझिए कि आप एक चीज़ की तरफ देख रहे हैं और सडनली आपको कोई बोलता है कि आपको 1000 चीज़ें देख के बात भी करनी है, सुनना भी है, देखना भी है। तो सारे आपके ऑर्गन्स फोकस में होने चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कौन है। आप मेंटली प्रिपेयर होके अगर नहीं गए कोई भी फ्लाइट पे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप खुद क्रिएट कर सकते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमने पैसों की बात कर ली, हमने स्ट्रेस की बात कर ली। अब टाइमिंग्स ऐसा नहीं होता है, ये 9 to 5 जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप 9 बजे जा रहे हैं और 5 बजे आप सच में घर वापस आने वाले हैं। कभी कभी एक पायलट को शायद 2 बजे रात के उठ के जाना पड़े, या फिर 5 बजे उठ के जाना पड़े। तो और कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि वो सच में घर वापस आएंगे वो टाइम पे कि नहीं। या फिर कभी कभी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट होती है या फिर सेक्टर्स अलग होते हैं तो कभी कभार दूसरे शहर में या दूसरे देश में आपको स्टे करना पड़ता है। 1-2 दिन के लिए आप फैमिली से दूर हैं, आपने शायद अगर आपका बच्चा है आप बच्चे को देख भी नहीं पा रहे हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा कौन है। इसके अलावा मैं कहूँगी कि आपको मेडिकली फिट होना भी काफ़ी ज़रूरी है। आपको कंटिन्यूसली देखते रहना पड़ता है कि आप सच में हेल्दी फूड खा रहे हैं कि नहीं, आपका हीमोग्लोबिन अंडर कंट्रोल है कि नहीं, आपको शुगर तो नहीं है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आप सच में बहुत शुगर इंटेक तो नहीं कर रहे हो। तो जितनी लग्जरी है उतना ही स्ट्रेस भी है खुद को हेल्दी रखने के लिए। तो ये काफ़ी एक बड़ा कौन है। इसके अलावा जनरली अभी अगर हम प्रोज की बात करें तो प्रोज भी काफ़ी सारे हैं जितने कॉन्स हैं। पहला प्रो तो ये है कि लाइफ लग्जूरियस होती है, ऐसा कहा जाता है कि लाइफ एक पायलट की काफ़ी लग्जूरियस होती है। वो प्लेन में एसी में चढ़ते हैं, प्लेन से उतरते हैं, गाड़ी भी एसी वाली होती है जिससे वो वापस जाते हैं, उनको 3 स्टार 5 स्टार होटल में रखा जाता है। डेफिनेटली एक पायलट की लाइफ काफ़ी लग्जूरियस होती है। उनकी सैलरीज भी उतनी ही ज़्यादा होती है जितनी एक नॉर्मल शायद इंजीनियर की ना हो, क्योंकि मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा रिस्क भी है जिसकी वजह से आप इतनी सैलरी ले रहे हैं। काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि ये पायलट आखिर करते क्या है, मतलब टेक ऑफ करके इनको ऑटो पायलट ही तो एंगेज करना होता है, उसके बाद ये लोग तो बैठे रहते हैं। या फिर कभी कभी कोई पैसेंजर्स देख लेते हैं कि वॉशरूम जा रहे हैं पायलट, तो उनको लगता है कि ये तो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, या फिर क्या काम होता है इनका। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, लैंडिंग्स या फिर इमरजेंसी हैंडल करना, ये सारी चीज़ें मुझे अभी भी याद है जब मैं सोलो प्लेन उड़ाती थी। तो मेरा प्लेन तो छोटा सा है जिसमें 12 इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मुझे उनको देख के फ्लाई करना होता है। ना ऑटो पायलट है ना कुछ है, खुद ही फ्लाई करना होता है। हर 10 या 30 सेकेंड्स में मुझे ये देखना पड़ता था कि अगर मेरा इंजन फेल हो गया, जो कि मेरा एक ही इंजन था, ऐसा भी नहीं था कि कोई एक इंजन है जो बचा ले मुझे और मैं बच जाऊं, लैंड कर लूँ कहीं प्लेन, सिर्फ एक इंजन होता था। और हर जगह मैं यही देखती थी कि अगर मेरा इंजन भगवान ना करे हो गया
तो मैं कहाँ लैंड करूँगी। तो हर सेकेंड, हर 30 सेकेंड्स यही दिमाग में रहता था कि क्या करूँगी अगर हो गया तो, क्या करूँगी अगर हो गया तो। मतलब वो कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना होता है, अगर नहीं किया तो फिर टाइम निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता आप ज़मीन पे हो, और शायद हो भी नहीं। तो ये प्रो भी है, कॉन भी है। इसलिए सैलरी पायलट की काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रिस्क भी उतना ज़्यादा उठाते हैं। उसके अलावा मैं कहूँगी कि हेल्दी खाना, पायलट अगर आप बन रहे हो तो आप वैसे भी फिर शुगरी चीज़ें नहीं खाओगे, तो आप डेफिनेटली हेल्दी रहोगे, जो कि एक प्रो भी है। प्रो की बात अगर हम और कहें तो हम एक पायलट और एक को पायलट जो होते हैं वो रोज़ अलग अलग लोगों से मिला जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक को पायलट हूँ और मैं आज फ्लाई कर रही हूँ, तो आज मैं जिनके साथ फ्लाई करूँगी ये डेफिनेटली मैं अगले दिन उनके साथ नहीं किसी और के साथ फ्लाई करूँगी। रोज़ नए लोगों से मिलना, आप हर टाइम 180 नए पैसेंजर्स को ले रहे हैं, तो आप करीब करीब 1000 लोगों से मिल रहे हैं डेली बेसिस पे, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रो है। आप जितने लोगों को जानेंगे उतनी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। उसके अलावा काफ़ी लोगों को ये नेक्स्ट आंसर बहुत पसंद है कि फैमिली जो होती है उनको फ्री टिकट्स दी जाती हैं। फ्री नहीं कह सकती हूँ मैं, जो इमीडिएट फैमिली होती है उनको सिर्फ टैक्स भरना होता है और वो डोमेस्टिकली कहीं पे भी फ्लाई कर सकते हैं। ये डेफिनेटली एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है, और नॉर्मली 90% ऑफ द एयरलाइंस में ये अलाउड है और ये किया जाता है। इसके अलावा मैं कहूँगी कि यूनिफॉर्म पहनने मिलता है। ये एक बहुत बड़ा ऑनर है कि आप एक एयरलाइन के लिए फ्लाई कर रहे हैं, और ये जो शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं कभी कभी ये बार्स पहनते हुए, और बहुत अच्छा लगता है कि आप एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपकी जॉब करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे रिस्पेक्ट भी काफ़ी मिलता है। डेफिनेटली मृणाल, एक्चुअली आजकल ऐसे देखा जाता है कि बच्चे बचपन में तो बड़े बड़े सपने देखते हैं। अगर बच्चे को पूछा जाए कि बेटा क्या बनना है, तो साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टीन एज के बारे में अगर मैं कहूँ, तो बच्चे अपने गोल्स से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस उसमें बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। मेनली मैं कहूँगी 3 डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, सेकंड हो गया एडिक्शन। काफ़ी सारे मैंने देखा है अपनी आंखों से भी कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, मेडिकल के स्टूडेंट जो कि 10th में 12th में हमारी नज़रों के सामने से ही गए हुए हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से स्कोर करते हैं, काफ़ी सिंसियर होते हैं पढ़ाई को लेकर, लेकिन पता नहीं उस एज में क्या हो जाता है। शायद जो संगत उन्हें मिलती है या जो वातावरण, जो घर से दूर जाने के बाद जो वातावरण उन्हें मिलता है, न जाने किस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन के गुलाम हो जाते हैं। और तीसरा एक डिस्ट्रैक्शन जैसे एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इस तरह के रिलेशंस में फंसकर कहीं ना कहीं वो अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन महसूस करते ही है पढ़ाई में। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कभी ना कभी इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस को आपको फेस करना पड़ा? और अगर ना भी करना पड़ा हो तो आप आज के यूथ को किस तरह से गाइड करेंगे कि वो अपने बड़े बड़े गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं इन डिस्ट्रैक्शंस के बिना? तो हमने बात की, आपने जैसे बताया 3 डिस्ट्रैक्शंस के बारे में आपने बात की। हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया, जो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के वर्ल्ड में। उसके बिना तो मुझे लगता है कोई उठता नहीं है और कोई सोता भी नहीं है। तो सोशल मीडिया मेरे साथ, मेरी लाइफ में ऐसा काफ़ी बार हुआ है जब मेरी एग्ज़ाम है, क्योंकि मैं भी उनमें से ही एक थी जब मैं ओपन करती थी इंस्टाग्राम और सोती थी इंस्टाग्राम के साथ। और मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। और आप ऐसा मत समझिए कि अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, ये सोचना बहुत ही बुरा रहेगा। आप बस ये सोचिए कि आप इसके कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बुरा नहीं है सोशल मीडिया देखना, आपको जानकारी पता चलती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं उससे, बट आप इसे कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसे कंट्रोल में रखती थी। जब भी मेरी एग्ज़ाम हुआ करती थी, ऑलमोस्ट एवरी मंथ मेरी एग्ज़ाम होती थी, जिस भी टाइम मेरी एग्ज़ाम होती थी मैं ये मेक श्योर करती थी कि मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल, अगर मैं उससे थोड़ी ज़्यादा अटैच्ड हूँ, मैं डिलीट कर देती थी वो अकाउंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंस्टाग्राम नहीं मुझे पायलट बनाने वाला है।
मेरी मेहनत और मेरे एग्जाम के मार्क्स मुझे पायलट बनाने वाले हैं। तो ये मेरे मुझे लगता है दिमाग में बैठ चुका था पूरे साल, क्योंकि मैंने मेरे मॉम डैड का स्ट्रगल ऑलरेडी बहुत देखा था। और ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी मिसाल थी कि मैं कभी सोशल मीडिया को मतलब खुद को कंट्रोल नहीं करने दूंगी। वो एक ऐप है और मैं एक इंसान हूँ, तो मुझे उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, उसने मुझे नहीं कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कंट्रोल करिए आपका यूसेज। आप अगर चाहते हैं तो आप टाइमर लगा के रखिए कि मैं आधा घंटा आज सिर्फ स्क्रॉल करूंगी, या फिर अगर मेरा ये टाइमर खत्म हो गया तो आप इतना डिसिप्लिन रहिए कि आधे घंटे बाद आप एक भी बार वो ओपन करके नहीं देखेंगे। तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसके बाद अगर हम बात करें एडिक्शन की, तो पहली बात तो मैंने कभी मतलब इतने स्ट्रगल के बाद, इतना मॉम डैड को देखने के बाद कभी सोचा ही नहीं कि मैं एडिक्ट किसी चीज से हो सकती हूँ। मुझे लगता है अगर कोई एडिक्शन आज मेरे दिमाग में है तो वो सिर्फ पायलट होता है। वो कॉकपिट से सारे व्यूज देखना और मेरे मॉम डैड की मैं कितनी सेवा कर सकती हूँ, वो शायद एडिक्शन हो सकता है मेरे लिए, या फिर भगवान का काम। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि एडिक्शन मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, और कभी करने भी नहीं दिया, क्योंकि पायलट की जॉब ही ऐसी है कि मैं कभी खुद को अनहेल्दी रखना ये मेरे लिए नामुमकिन है, मैं कर ही नहीं सकती है। इनफैक्ट मैं बचपन में जब छोटी थी तब मुझे बहुत स्वीट्स खाने का शौक था, और टू अ पॉइंट कि मेरे स्टमक में स्टमक वर्म्स हो गए थे, और तब से लेके उसके बाद फ्यूचर में कभी मॉम डैड ने स्वीट्स खाने नहीं दिया। मेरी मॉम मुझे दूध देती थी बट दूध में चीनी नहीं देती थी, और तब बहुत बुरा लगता था कि मम्मी एक बिस्किट दे दो, पार्ले जी का एक बिस्किट दे दो, उसमें स्वीट होता है, और मम्मी हमेशा टोकती थी कि नहीं खाना है। आज जाके समझ में आया है कि अगर शायद वो खा लेती तब और बहुत खा लेती तो शायद मैं मेडिकली फिट भी नहीं हो पाती। और ये भी एक एडिक्शन है, काफी सारे एडिक्शन होते हैं, जैसे आजकल एक ट्रेंड बन गया है स्मोकिंग करना, और जब हम देखते हैं तो काफी मूवीज में दिखाया जाता है कि बहुत ही सिनेमैटिक व्यू में दिखाया जाता है कि ओ माय गॉड ये तो स्मोक कर रहे हैं, बाप रे तो कितने बड़े होंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आप अकेले आए हो, आप अकेले जाओगे, और भगवान ने जो शरीर आपको दिया है अगर आप वैसा ही नहीं लेके गए तो आपको मतलब जो साइड इफेक्ट्स हैं वो तो आपको झेलने ही पड़ेंगे, ऊपर जाके या नीचे। तो मैं सोचती हूँ कि एडिक्शन ये बहुत ही पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे लाइफ में बहुत ही कम रहा है ये, इनफैक्ट रहा ही नहीं। कभी ऐसा कोई पीयर प्रेशर आपने फेस नहीं किया? मतलब ज्यादातर ऐसा होता है कि फ्रेंड सर्कल ही कुछ ऐसा होता है कि जहाँ हम सोचते कि अगर हमने ये ना किया तो कहीं ना कहीं हम एक पिछड़े हुए व्यक्ति कहलाएंगे। तो इस तरह का फ्रेंड सर्कल कभी रहा था आपका? बहुत बार। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मेरे इंजीनियरिंग में भी और मेरे जॉब के टाइम पे, मेरे इनफैक्ट पायलट करियर में भी काफी सारे लोग थे, काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे स्मोक करते हैं, बट मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाती, और मैं ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ। ऐसा नहीं कहूंगी उनको मैं कि मत करो ये, बट मैं खुद को उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मैं मेंटेन करके रहूंगी, और मेक श्योर करूंगी कि मैं वहां पे नहीं हूँ जब वो कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर रास्ते पे कीचड़ हो तो हम पूरे रास्ते पर कारपेट नहीं बिछा सकते, लेकिन अपने पैरों में हम शूज जरूर पहन सकते हैं। डेफिनेटली, ये आपने बहुत सही कहा। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हार्मोनल इम्बैलेंस और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं सोचती हूँ कि ये दो चीजों से अफेक्ट कर सकता है। एक तो आप एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की वजह से बहुत आगे बढ़ सकते हो क्योंकि वो बहुत मोटिवेटिंग है, और आप चाहते हो कि आप दोनों ग्रो हो जाएं, या फिर वो बहुत नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर सकता है अगर आपको और कुछ नहीं दिख रहा है बट प्यार दिख रहा है सिर्फ वो टाइम पे। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मैं बिल्कुल मतलब मुझे तो इनफैक्ट लगता था कि प्यार ये सिर्फ फैमिली से हो सकता है और किसी से नहीं। पर मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली चीज अगर आपको कोई सोचनी चाहिए उस टाइम पे जब आप टीनेजर हो, वो ये सोचनी चाहिए कि आज मैं यहाँ हूँ तो ये मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ, और शायद ये 11-12 भी नहीं कर पाती अगर वो नहीं होते। और दूसरी चीज कि मैं हमेशा ये सोचती थी अगर मेरे मॉम को पता चल गया कि
मैं ये कर रही हूँ उनके पीछे, या फिर मैं किसी और से प्यार कर रही हूँ, ये चीजें जो ये टाइम पे नहीं होनी चाहिए, जिनका मुझे नॉलेज था। इनफैक्ट 8th स्टैंडर्ड में मुझे लगता है हमें पढ़ाया गया था कि हम ये हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजरने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता था कि मेरी मॉम क्या सोचेगी। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताऊं तो शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है ना, ये समझिए कि आपकी मॉम आपकी फ्रेंड है या आपके डैड आपके फ्रेंड है, और उनको बताइए आप क्या फील करते हैं। उनको बताइए कि पापा मुझे ये लड़का पसंद आता है या ये लड़की पसंद आती है, मुझे नहीं पता है कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस चीज को। और मुझे लगता है ये हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज ये यूथ में, कि आप अपने बच्चे को समझिए, आप उनको इतना कंफर्टेबल बनाइए अपने एनवायरनमेंट में कि वो आपसे आके सारी चीजें शेयर करें। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैंने मेरी लाइफ में जितनी भी इंसिडेंट्स हुए होंगे लड़कों को लेके या फ्रेंड्स को लेके, बहुत छोटी छोटी बेसिक सी चीजें, मैं हर चीज मेरे मोम के साथ शेयर करती थी, और मुझे कभी भी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि वो मुझे जज कर रही हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है ये बॉन्ड एक पेरेंट के साथ होना बहुत बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए। तभी जाके वो बच्चे शायद गलत काम नहीं करेंगे और शायद माँ बाप का सुनेंगे। तो इसमें मैं कहूंगी कि जो पेरेंट्स के संस्कार जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर प्यार करना ही है तो अपने करियर से कीजिए, अपने लक्ष्य से कीजिए, अपने पेरेंट्स से कीजिए। नशा करना है तो अपनी पढ़ाई से कीजिए, तभी आप एक कोई बड़ा लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। और आज आपने ये जो करके दिखाया है कमाल, उससे हमारे महाराष्ट्र का ही नहीं तो पूरे देश का ही नाम आपने रोशन कर दिया है। मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे महाराष्ट्राची जो मुलगी है वो आज पूरे मतलब आसमान की परी बन गई है। तो ये हमारे लिए सचमुच बहुत ज्यादा गर्व की बात है। और आज आपने हमें इतना समय दिया, आज आप हमारे चैनल पर आए और इतना हमें मोटिवेट किया, इतना इंस्पिरेशन हमें मिला है, उसके लिए आपको तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।